जय हिंद एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रति परीक्षा कैसे करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाएं जिससे कि आप गवाहों के ऐसे प्रश्नों के साथ चुनौती दे सकते हैं जिससे कि वह सच और तथ्य को आपके सामने रखे, आपके अनुकूल, आपके अनुरूप वो गवाही दे सके। हम कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जिनमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि प्रत्येक गवाह के लिए अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, अपने सवालों को किस तरह से तैयार करें कि वो गवाह जो है वो घेरे में रखे जाएँ या फिर घेरे में आ सके आपके अंतर्गत, आपके अंडर में। तीसरा पॉइंट इसमें हमारा है रचनात्मक और विखंडनीय प्रतिपरीक्षा क्या होती है और उसकी रणनीति का कैसे प्रयोग किया जाए। साथ ही जानेंगे कि गवाहों की पूर्व गवाही को अंदर और बाहर से जानें। साथ ही असहयोग गवाहों के साथ अपने धैर्य बनाए रखें, जैसे कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे झल्लाहट में कुछ गलत चीज़ें नहीं कर देनी है। अपने संयमता को बरतते हुए धैर्य बनाए रहें। साथ ही कि तरीके से आप जीतने में आपको कौन से अवसर का लाभ उठाना है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है प्रत्येक गवाह के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें। इसके अंतर्गत हर गवाह से जिरह करने की होती। जब किसी गवाह से जिरह करने से पहले आपके मुवक्किल के मामले में कुछ नहीं जुड़ता है, शायद जैसे कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इससे आपको बचना चाहिए। जब आप जिरह कर रहे हैं उसके दौरान जब कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको ऐसे प्रश्न पूछने से बचना चाहिए। लेकिन जब ऐसे जिरह प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से आपके मुवक्किल के मामले में मदद मिल सकती है, तो शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है प्रश्न पूछेंगे वो हमारे अनुरूप, हमारे अनुकूल जवाब दे सकेगा, जिससे कि आपके केस में मदद हो सके, आपका केस मजबूत हो सके। जैसे कि हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे कि इसके अंतर्गत आपके क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे उसकी पुष्टि करें। जैसे आपके क्लाइंट के मामले में सिद्धांत की पुष्टि करना और गवाह की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना, कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो अब साथ ही यह जानना कि गवाह के साथ कहाँ जाना चाहते हैं, यह तय करेगा कि आप किस तरह से जिरह करते हैं। फिर आपकी गवाही और मुकदमे में पिछली गवाही की गहन समीक्षा और प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर रणनीतिक प्रमुख प्रश्नों के साथ इस मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो किस तरीके से आप प्रश्न पूछेंगे उसके आधार पर वह जो है आपके अनुरूप आपके सवालों का जवाब देगा, जिससे कि आपको आपके केस में बढ़ोतरी होगी, आपको मदद मिलेगी, आपका क्लाइंट मजबूत होगा, आपका केस मजबूत होगा। इस तरीके से घुमा फिरा के रणनीति से प्रश्न पूछेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट है इसी में हमारा, अपने सवालों को इस तरह से तैयार करें कि गवाहों को घेरे में रखा जाए। इसके अंतर्गत जिरह का यह सिद्धांत है कि आपको केवल वही प्रश्न पूछना चाहिए जिनके उत्तर आपको पता हों। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको नियंत्रित कर सकते हैं, गवाह को आप जो है गवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने मुवक्किल के मामले में फ़ायदेमंद तथा तथ्यों की गवाही देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो प्रश्न आपको पता होंगे तो उसको अपने हिसाब से जो है प्रश्न का जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। वह गवाहों से जो है अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना सकते हैं, वो आपके अनुरूप ही जवाब देगा। लेकिन आपको अपने प्रश्न कैसे पूछने हैं या आपके द्वारा प्रश्नों पर निर्भर है कि आप किस तरीके से गवाह के सामने अपना प्रश्न प्रस्तुत करते हैं उससे जिरह करने के लिए। जिरह के दौरान आपके द्वारा पूछा जाने वाला प्रत्येक प्रश्न एक अग्रणी प्रश्न होना चाहिए, जैसे कि उस शाम बारिश हो रही थी ना, या फिर उस शाम बारिश हो रही थी है ना। तो इस तरीके से अग्रणी प्रश्न गवाहों की को उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। साथ ही उनके उत्तरों को समझने की उनकी क्षमता को भी सीमित करते हैं। अब इससे क्या होगा कि वे जो है अपने ही शब्दों में फंसते चले जाएंगे। अब आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का ध्यान एक तथ्य पर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो यह अनिवार्य रूप से संक्षिप्त होगा। संक्षिप्त प्रश्नों को गवाहों को
या फिर गवाहों के लिए टालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जुडिशियल सिस्टम जो है या फिर जो भी ज्यूरी के जो है सदस्य होते हैं, वहाँ पे सदस्यों की जो नज़र होती है वे विश्वसनीयता से बने रहते हैं। वहाँ पे क्लाइंट होते हैं, अगर वो किस तरीके से गुमराह कर रहा है अपने प्रश्नों के आधार पे जो है गवाही के समय किस तरीके से जवाब दे रहा है, वो भी सबके नज़र में रहता है। तो इस तरीके से वो जो है गवाह जो है परीक्षा के समय अपने आप ही अपने सवालों में ही घिरता चला जाएगा। अंत में आप गवाहों से तथ्यों के बारे में जिरह करनी चाहिए, राय के बारे में नहीं। राय लचीली होती है और व्यक्ति जो है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई मामले में कुछ तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है। जो तथ्य अलग अलग नहीं होते हैं और इसके लिए कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं, जो कि आपको गवाह से नहीं पूछना चाहिए कि उन्हें क्या लगता है, क्या कोई वस्तु भारी है। इसके बजाय आपको सवाल ऐसे पूछने चाहिए जिससे पता चले कि गवाह को पता था वह भारी है। जैसे कि सुरक्षा कारणों से आपने अपने सहकर्मियों से मशीन को बनाने के लिए कहा था या फिर हटाने के लिए कहा था, सही है कि नहीं, या फिर सही है ना, ऐसे करके सब पूछ सकते हैं। हमारा इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक और विखंडनीय क्रॉस परीक्षा का रणनीतिक उपयोग कैसे करें। जिरह के दो प्रकार हैं। आप अपने मौक्किल के मामले के सिद्धांत को बनाने के लिए रचनात्मक जिरह का उपयोग करेंगे और गवाह की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए विघटनकारी जिरह का उपयोग करेंगे। प्रत्येक के लिए अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पहला हमारा इसमें पॉइंट है रचनात्मक जिरह। जब आप रचनात्मक रूप से किसी गवाह से जिरह करते हैं तो आप किसी प्रतिकूल गवाह से मददगार गवाही निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। जिरह को बातचीत की तरह महसूस होना चाहिए, न कि किसी हमले की तरह। इतने प्यार से, इतने प्रेम पूर्वक, इतने ढंग से, उसने कला से, रचना से पूछिए प्रश्न कि उसको महसूस ही नहीं होना चाहिए कि आप उससे जो है किसी दबाव पूर्वक या फिर अपने केस के अनुरूप, अपने क्लाइंट के अनुरूप, अपने तथ्यों के अनुरूप आप उसे जिरह कर रहे हैं। जब आप रचनात्मक जिरह के माध्यम से कोई मददगार तथा स्थापित करते हैं तो जुडिशियल सिस्टम या फिर ज्यूरी द्वारा अपने विचार विमर्श में इसे महत्वपूर्ण महत्व दिए जाने की संभावना होती है, क्योंकि यह आपके किसी गवाह के बजाय किसी प्रतिकूल गवाह से आया है। जब आप रचनात्मक जिरह के माध्यम से अपने मुवक्किल के मामले के लिए मददगार तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। ये होता है रचनात्मक जिरह, एक कला होती है। इस तरीके से आपको जिरह करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा विखंडनीय प्रतिपरीक्षा इसी के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो है जब आप किसी गवाह से विखंडनात्मक रूप से जिरह करते हैं तो आपको एक प्रतिकूल गवाह को नियंत्रित करने और उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यह जिरह का वह प्रकार है जिसे ज्यूरी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि फिल्मों और टेलीविज़न जो देखने के आदी होते हैं, इसका मतलब है कि वे आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मजबूत शुरुआत करें और गवाह को लगातार चुनौती देकर, उन्हें घेर कर, उन्हें ऐसे शब्दों से, ऐसे प्रश्नों को, संरचना का उपयोग करें, ऐसे प्रश्न बनाएं और धमाके तरीके से जो है प्रश्नों को जो है प्रस्तुत करें और समाप्त करें, ताकि वो देखकर चकाचौंध रह जाए और आपके प्रश्नों में ही उलझता चला जाए और वो जो है सत्य होते भी या फिर सच होते हुए भी आपके अनुरूप गवाही देने को मजबूर हो जाए। यदि आप ऐसा करने में विफल हो जाते हो तो आप विश्वसनीयता खो सकते हैं। जैसे कि अब क्लाइंट हो गया तो उसका जो है आप पैरवी कर रहे हैं तो आप उसके अनुरूप उसको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए या फिर न्याय दिलाने के लिए अगर आप तथ्यों के आधार पर उसे न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो आप उसकी विश्वसनीयता तो खो ही देंगे। साथ ही आपकी जो है छवि जो भी धूमिल हो सकती है कि ये जो है डिफेंड या फिर न्याय नहीं दिलाने सकते या फिर सक्षम नहीं है। तो विखंडनात्मक जिरह तब सबसे प्रभावी होता है जब वे मामले के आपके प्रतिद्वंदी के सिद्धांत के अभिन्न तथ्यों पर सवाल उठते हैं। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां आप किसी गवाह से रचनात्मक और विखंडनीय दोनों तरह से जिरह करना चाहते हैं या फिर चाहेंगे। यदि आप दोनों करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बाद वाले पहले करें। यदि नहीं तो जूरी सदस्य आपके मुवक्किल के मामले के अनुकूल तथ्यों की गवाह की पुष्टि को
विश्वसनीय नहीं मान सकते। यहाँ पे ज्यूरी का सिस्टम जो है न्यायालय है। न्यायालय आपके सदस्य जो है, सदस्य होते हैं, जज हो गए, जैसे कि प्रथम मजिस्ट्रेट के जो न्यायाधीश हो गए, सिविल कोर्ट में हो गया या फिर लोअर कोर्ट हो गया। तो जिस तरीके से न्यायालय होते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत जो जुडिशल सिस्टम में जो लोग होते हैं, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं, तो उनके जो है विश्वसनीयता जो आपको बनाए रखने के लिए, तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न करेंगे। रचनात्मक और विखंडनीय प्रश्न जो है अगर आप करेंगे तो जो है विश्वसनीयता बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है गवाहों की पिछली गवाही को अंदर और बाहर से जानें। इसके अंतर्गत प्रत्येक गवाह के लिए आप लक्ष्य चाहे जो भी हो, आप इसे कैसे पूरे करने की योजना बना रहे हैं। आप जो गवाही चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक गवाह की पिछली गवाही और गवाह के संबंध में प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य को अच्छी तरह से जानना होगा। इसके अंतर्गत बेशक किसी गवाह से जिरह करने का फैसला करते समय आपको पहले से उस गवाह की गवाही, मुकदमे की गवाही और प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य की समीक्षा करनी होगी, ताकि आपके मुवक्किल के मामले में मजबूर करने या फिर गवाह की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का हर अवसर मिल सके। लेकिन आपको उस गवाही या सबूत के बारे में सतही जानकारी से या फिर सही जानकारी ज़रूरत होनी होगी या फिर प्राप्त करना होगा। यदि जिरह के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई गवाह किसी प्रश्न का उत्तर देता है जो उसकी पिछली गवाही या साक्ष्य के आधार पर आपके द्वारा अपेक्षित उत्तर से विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब है कि जो आपने सोचा था उसके अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत है, तो आपको फिर से नियंत्रण स्थापित करना होगा और गवाह को उसकी पिछली गवाही या साक्ष्य के अनुसार ही रखना होगा। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उन सभी समय को और परीक्षण के दौरान खुद को तैयार करे रहें, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जब उसने बहुत पहले गवाही दी है और जहाँ स्वीकार्य साक्ष्य उस समय गवाही का समर्थन करते हैं जिसे आप उस गवाह से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा आप गवाह को पकड़ पाने में असमर्थ होंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो जो है जिस समय पूर्व में जो गवाही दिया है वो वर्तमान में वो अपने साथियों से बदल रहा है, तो आपको ऐसे तथ्यों को, प्रश्नों को उजागर करना है, पूछना है, ताकि वो अपने पिछले पुराने पूर्व में दिए गए उत्तर से और वर्तमान में दिए गए उत्तर को दोनों के अनुरूप जवाब दे सके, न कि पूर्व में दिए गए जवाब जो है बदले हुए हैं, बाद में बदले हुए हों। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न करने हैं, ताकि जो है गवाह की जो है अंदर की बातें जान सके कि वो क्या रचनात्मक क्रियाशील रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत असहयोगी गवाहों के साथ अपना धैर्य बनाए रखें। जैसे कि कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, विरोधाभास है, विपरीत पक्ष का है, तो जाहिर सी बात है कि वो सहयोग नहीं करेगा। तो इसके अंतर्गत जो है चाहे आप कितनी भी रणनीति तैयार करें, क्रॉस एग्जामिनेशन को कैसा भी करें, और इस तरीके से संभावना कि किसी बिंदु पर आपको एक सरल हाँ या ना नहीं उत्तर नहीं देना होगा, तो कुछ ऐसी चुनौती पेश करें जिससे कि वह एक महत्वपूर्ण आपान न खोएं। अगर वह जवाब नहीं दे रहा है तो आपको आत्मसंयम, विश्वसनीयता जो है बनाए रखनी है। धैर्य जैसे ही गवाह सहयोग करना कम करने लगे, शांत और पेशेवर बने रहे, आँख से आँख मिलाए रखें, उनके टाल मटोल वाले जवाब को विनम्रता से रोकें और उन्हें अपने सवाल की याद दिलाएं और उन्हें केवल हाँ या नहीं में जवाब देना चाहिए। इस तरीके से प्रश्न करना है और आँखों में आँखें डालकर सूक्ष्म शारीरिक भाषा संकेतों का उपयोग करें, जैसे कि गवाह को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाना या नहीं। इस तरीके से जो है अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाना। यदि गवाह अभी भी सहयोग नहीं कर रहा है तो विनम्रता से न्यायाधीश से पूछे कि वो गवाह को सवाल का जवाब देने का निर्देश दे। तो इस तरीके से जो है अपनी संयमता को, विश्वसनीयता को बनाए रखें और आपान को। अगर आप धैर्य बनाए रहेंगे तो आप जो है गवाह को जो है अपने रेंज में ले सकते हैं, अपने अनुरूप ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है क्रॉस एग्जामिनेशन की कुछ महत्वपूर्ण जो दाव पेच है हमने उन पे चर्चा की, और साथ ही हम इसके आगे बता दें कि इसके जैसे कि अनुरूप
कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत क्रॉस एग्जामिनेशन दाव बहुत ऊँचे होते हैं। गवाह से प्राप्त गवाही आपके मुवक्किल को मामले को बना या बिगाड़ सकती है, लेकिन सही तैयारी, रणनीति और क्रियान्वयन के साथ आप प्रभावी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो आपके मुवक्किल के मामले को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकता है। आपको तैयार और जीतने के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू निर्धारित करना होगा, जो आपको सफलता को तैयार करेंगे, आपके क्लाइंट को मजबूती दिलाएंगे, आपके गवाह को या फिर आपके केस को, आपके तथ्यों को मजबूती दिलाएंगे। तो हमने इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की कि किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, क्या कदम महत्वपूर्ण उठाने चाहिए एक एडवोकेट के रूप में। अगर आप एक डिबेट करते हैं तो वहाँ पे भी किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट के रूप में ही कार्य करें, आप सामान्य वेशभूषा में अपने समाज में, अपने विद्यालय में, अपने शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में या फिर कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन की कला को निखार सकते हैं, किस तरीके से क्या कला होनी चाहिए, इनको जानना बहुत आवश्यक था। तो हमने इन्हीं के बारे में बात किया। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और अपने इन प्रश्नों को, अपने इन रणनीति को अपने ज़िंदगी में पहलुओं को उतारेंगे और इन तरीकों को फॉलो करेंगे ताकि आपको न्याय में सफलता मिल सके, आपको जीवन में सफलता मिल सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।